बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपकी ज़ियारत मुझे नसीब हो रही है। आपकी असल में ना। जी जी, आपकी भी। हाँ। तो हमने आज 3 मौज़ूआत पे गुफ्तगू करनी है। एक तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा है, एक तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, मुझे लगता ये है कि ये जो 1 साल पहले इनका मौक़िफ़ था, आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने वही ख़त लिखकर उन्हीं का मौक़िफ़ उन्हीं को याद करवाया है। एक तो इसके बारे में बात करनी है। दूसरा, जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, उसके बारे में आपसे पूछना है कि आप क्या समझते हैं कि ऊँट किस करवट बैठने जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो हमने FBR के ऊपर बात करनी है। हम प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको पहले से बता दूंगा कि आज क्या फ़ैसला होने जा रहा है। वाह वाह वाह। तो स्टार्ट करते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ख़त से। आप ये बताएं कि ये जो ख़त है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, और जस्टिस जो फ़ाइज़ ईसा हैं, 1-1.5 साल पहले वो क्या कह रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, और बेसिकली करना क्या चाहते हैं। क्या एक आईनी अदालत बनवाकर वो अपने आप को बसद एहतराम, मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ, अपनी एक्सटेंशन को हर सूरत में इंश्योर करना चाहते हैं। चाहते क्या हैं असल में? उनकी चाहतों, वो दिल की बात तो वही जानते हैं। आपको पहले पता तो मैं है। आपको वापसी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब। आप यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर गए थे विज़िट करने, और भी चीता चीता बड़े मुल्क के जर्नलिस्ट टैंकर पर्सन थे साथ। जी सर, तो वो कहानी किसी वक्त हम आपसे सुनेंगे। बिल्कुल, उसमें भी स्टोरीज हैं। यूरोप की जो एक आपकी याददाश्त है, क्या सीखा क्या देखा आपने, वो नाजरीन से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल सही है। तो ब्रसल्स में बेल्जियम का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन का जी मेन सर। हेड ऑफिस है, जहाँ पे आप गए थे। अब इस मौजू पे आते हैं बेसिकली कि ये उस दिन भी हमने बात की थी मेहताब साहब, जी सर। कि ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है आईनी तरमीम से। अब लोग कहते हैं असल में ये इसमें पेचीदगियाँ इतनी आ गई हैं, लेकिन मैं फिर आज बराह रास्त बात करता हूँ कि एक बात मैं आपको बताऊं गिलानी साहब, ये स्टेप्स अपने हैं। देखने वालों से दोबारा रिन्यूड एफर्ट करें हम, और उनसे कहें कि गोलमोल बात नहीं करनी, सीधी बात करनी है। सीधी बात वही है कि ये सब कुछ है कि PTI का रास्ता रोकना। ये सारी जो असल कह लें कि लुबे लबाब है ना, वो तो यही है, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ। अब उसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें हायल अगर कुछ रुकावटें आ जाती हैं तो उनको कैसे दूर करना है, ठीक है। ये उसकी बात है। इसलिए कहानी को मैं मुख्तसरन वहीं से शुरू अच्छा, कर मुझे लूँ। एक सवाल अगर थोड़ा से दोबारा से रीफ्रेज करने दें। हाँ जी। आप मुझे 2 पहलुओं से बताएं। जी ये जो आज जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त है, जी इसके कानूनी पहलू क्या हैं, और कानूनी मोशगाफियों को मैं तो कम से कम उन्हें नहीं मानता। मानने से मुराद है, मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं देखता। असल में सियासी मोहरकात क्या हैं, मैं उस पर आप बात कर लें, फिर उसके बाद मैं बात करूँ। बिल्कुल। देखिए, सियासी मुहर्रकात तो यही है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त होता था, आप इसलिए थोड़ा सा मैं इसलिए पेचीदा कह रहा था कि मैं शुरू से कर लूँ ताकि वहाँ से जुड़ भी जाए, जहाँ से आपने कहा 1.5 साल पहले क्या हुआ था, जब उमर अता बंदियाल थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बहुत सारे जजेस के मतलब कहा जाता था कि वो अलेजिडली प्रो PTI हैं या लॉयल्टीज़ रखते हैं, हमदर्दियाँ रखते हैं। और जो अपोजिशन थी और उसका जो PTI के ख़िलाफ़ जो महाज था, उसकी बेस क्या थी बेसिकली, वो वही था जब से उन्होंने कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ और इस तरह की लोगों को बुरा भला कहना शुरू किया था, और फ़ौज को सीवियरली क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया गया था। तो उसके साथ साथ इनके हुकूमत के पैकअप का प्लान साथ साथ बना था। कुछ लोग आप उसको PTI के ज़माने की बात हाँ कर जी, रहे कुछ लोग DGI जब फैज़ हमीद को एक्सटेंड करना चाह रहे थे, उस वक्त से भी जोड़ते हैं कि असल में लड़ाई फ़ौज और PTI की, उसमें ये जो जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, वो ज़ाहिर है इस्तेमाल हुई, और उनको इक़्तिदार भी चाहिए था, ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टीज़ थी। तो वो PDM किस तरीके से एक प्रेशर डालती थी, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और बाहर इवन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक जलसे किए गए थे
बिल्कुल कोर्ट रूम यानी कि बिल्डिंग के बाहर तक कि जनाब निकलो उमर ता बंदयाल, बाहर निकलो, इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, और तुम ये क्या इन लोगों को मुझे फेवर याद दे रहे है हो। वो वॉक की थी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट और तक। वो जो गेट टाप के गए थे ये जो जी। फजलुर रहमान साहब के लोग थे उस वक्त। तो क्या था मोटिव, क्या था कि इलेक्शन का जो केस लगा हुआ था पंजाब और केपी में, कि हम एक पॉपुलैरिटी नज़र आ रही थी रिएक्शन के तौर पे अवाम में, तो वो कि इलेक्शन ना करवा दें कहीं और पंजाब और केपी में इनकी हुकूमत ना आ जाए। वो केस आपको पता चलता रहा, तो एक दबाव डालने के लिए एक अपोजिशन मूवमेंट क्रिएट की गई। वो मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालती रही कि जनाब ये तो बड़े हम ख्याल लोग हैं, ये तो गलत लोग हैं, ये तो लाइक माइंडेड हैं, ये तो इमरान डार के नाम पे उनको याद किया गया। ये कह के उसमें जो उस वक्त अब हमें नज़र आ रहा है कि काजी फायज़ ईसा उसमें दूसरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुए, उनका मोहरा बने, या वो उनके लाइक माइंडेड थे या उन्होंने अपनी तरफ से सही काम किया। तो वो क्या किया गया था कि उस वक्त चूँकि फ़ैसले दिए जा रहे थे इस तरह के जिसमें पीटीआई को फेवर मिल रही थी, तो प्रेशर डालने के लिए काजी फायज़ ईसा साहब को आगे किया गया, जो बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि किया गया, क्योंकि वो खुद तो आपका जाहिर है अपना उन्होंने ख्याल जरूरत बताएं मुझे, लोगों का ख्याल आए बता भी के जाहिर है, देखें वो इस्तेमाल भी हुए ना, सीनियर हाँ बस मोस्ट ये है कहें, वो, ये सीनियर सीधी मोस्ट बात इमरान, देखें, मेरी रिक्वेस्ट सुनो, वन ऑफ द सीनियर से ना, ये बात लंबी सीधी हो जानी है, इसको जरा वाइड अप करने दें। सीधी स्ट्रेट बात करें। उन्होंने क्या किया कि जब ये मीटिंग्स होती थी, इसी तरह के केसेस होते थे, तो यही जो जस्टिस मुनीब ने आज किया है या पहले होता ये था, ये काजी फायज़ ईसा किया करते खत थे। लिखा करते थे, वो खत पहले ही प्रेस को चला जाया करता था, फिर प्रेस उसको हाईलाइट करता था, फिर कहा जाता था जनाब ये क्या अपनी मर्ज़ी के बेंच बना रहे हैं, बेंच फिक्सिंग हो रही है। उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया। वो क्यों लाया गया था कि काजी फायज़ ईसा की सुनवाई बीच में की जाए अब, ठीक है, क्योंकि वो सीनियर आ रहे थे सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस वो थे। ठीक है, वो सारा कुछ उनको करके ये भी ध्यान में रखें कि 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले उनको नोटिफाई भी कर दिया गया ठीक है। कि ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं। क्या इसके पीछे भी क्या गेम थी? इसके पीछे गेम ये थी कि पावर जो वहाँ पे तकसीम है और जो आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे पीटीआई के मुतल्लिक, क्योंकि अपोजिशन तो मैं समझता हूँ उस वक्त की बेनिफिशरी थी, तो वो मतलूबा नताइज के लिए उनको उनका सर घुसाया गया बीच में। जनाब मैं भी कमेटी में हूँ, आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस उससे पहले हुए थे, बहुत बड़े केसेस थे ये, इसमें 63A के अलावा भी केसेस थे, इलेक्शन के मुतल्लिक भी थे, जिसमें काजी फायज़ ईसा आते थे, वो बेंच में बैठते थे और बैठ के वो चीफ जस्टिस के बाद एक प्रेस रिलीज पढ़ते थे और कहते थे कि चूँकि ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा, ये जमहूरियत नहीं है, तो मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, ठीक है, और वो बेंच टूट जाता था। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ। फिर ये मामला चलता रहा। अब ये दोबारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी 7 मेंबर्स ने, वैसे तो 11 रुकनी बेंच था, बल्कि इससे बड़ा था शायद, कि जिन्होंने फैसला दिया, 11 जजेस ने तो ये कहा था ना कि ये पीटीआई एक जमात है। जब उनको रिजर्व सीटें दी गई जब से, तब से ये मामला आप देखें उठना शुरू हुआ है। उसमें अब जो मुख्तर हल्का हैं हमारे, जो जिसको हम कहते हैं कि बड़ा पावर सर्कल है, वो नहीं चाह रहा कि पीटीआई का वजूद उस तरीके से असम्बली में आए। उसके तोड़ के लिए, इस फैसले के तोड़ के लिए आइनी तरमीम लेके आने की कोशिश की गई कि जनाब ये अक्सरियत किसी तरीके से इनकी ख़त्म की जाए। फिर उसमें चूँकि फिर इनकी रिटायरमेंट चूँकि करीब है, तो और ये लाइक माइंडेड बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पे, तो ये भी था कि एक्सटेंशन करके तो इनके साथ हम कंटिन्यू करें, क्योंकि अगले आने वाले तो हमारे मुखाफक नहीं चल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से रोका जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है बेसिकली शायद वो आइन की जंग है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तौर पे ख़ुद गवर्नमेंट सियासी तकसीम इसलिए कहेगी क्योंकि वो इस टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करते हैं तो अगेन उनको बेनिफिट पहुंचता है इस चीज़ का, कि वो कहें कि देखें जी ये तो पीटीआई को फेवर दे रहे हैं, ये पीटीआई वाले जजेस हैं, जो एक कैंपेन बिल्ड होना शुरू हो गई है। ये बताएं कि अभी जो सूरत हाल है, जस्टिस मुनीब अख्तर के कानूनी नुकात क्या हैं उस खत? देखिए उनके नुकात कई, इवन के बहुत सारे इस तरह के वकला भी कह रहे हैं कि जायज़ हैं कि पहले आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक जो इतराज़ात हैं उनको फ़ाइनल करें। पहले आप देखें कि 2 रुकनी कमेटी आप इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं। इसका हल बहुत सारे लोग तो यही बताते हैं जो उस वक्त भी कहा जाता था जी कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाओ, फुल कोर्ट इजलास बुलाओ, अकेले 4 बंदे क्यों बैठे हुए हो। आज यही जज अब काजी फायज़ ईसा से कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाओ भाई, अकेले क्यों बैठे हुए हो। अच्छा मुझे ये बताएं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक्सटेंशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या नाकाम होंगे? मैंने पहले भी कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि कामयाबी होगी उनको।
ठीक है, और इसमें अब चूंकि ये क्यों हमारी नहीं बात होगी? लंबी हो जाएगी, इसको मैं आईनी तरमीम से जोड़ रहा हूँ। जी प्लीज़। आईनी तरमीम जो अब पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मामला चल रहे हैं, उसमें नून लीग डिस्टेंस पे एक इम्प्रेशन ये भी है कि जब ये नाकाम हो गई पहली दफ़ा नून लीग की हुकूमत, तो प्लान बी लाया गया। प्लान बी में वो आर्डीनेंस आया। प्लान बी में अब ये पीपल्स पार्टी अलग से मुज़ाकरात कर रही है JUI से और अपनी कोई बार्गेन कर रही है। अब उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है, जो मैं अपनी बात को थोड़ा सा और वज़न उसमें डालने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वाशगाफ अल्फाज में, क्लियर अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जमीयत उलमा इस्लाम के हेड मौलाना फजलुर रहमान जी कह चुके हुए हैं कि हम किसी शख्सियत को एक्सटेंशन देने के कायल नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी फ़र्द के लिए ये जो फ़र्द है असल में वो नून लीग के लिए ज़्यादा अहम है। वो फ़र्द चीफ जस्टिस हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा नून लीग के लिए ज़्यादा अहम है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, याद रखिएगा, और ना ही JUIF के लिए। ये वही सूरत हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त जुडिशरी में एक तरह की क्रिएट हुई जो इफ्तिखार चौधरी के बहाली के वक्त क्रिएट की गई थी। उसमें पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी इफ्तिखार चौधरी बहाल हों, लेकिन नून लीग चाहती थी, क्योंकि वो हैंड इन ग्लव्स थे, जो बाद में साबित भी हुआ। आज भी इम्प्रेशन यही है कि काजी फायद ईसा नून लीग हैंड इन ग्लव है। नून लीग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचना है? अगर काजी फायद ईसा रहते हैं, नून लीग को पहुंचना है, पीपल्स पार्टी को नहीं पहुंचना। इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हम शख्सियत के कायल नहीं, आईनी कोर्ट बनाएं, आने वाले 2 चीफ जस्टिस हो सकता है उनको लगा दें आप, एक बात मुझे किसी और बताएं, को लगा दें आप चीफ जस्टिस, लेकिन एक बंदे के लिए आप तरमीम ना करें। चीफ जस्टिस अगर ये भी एक इंडिकेशन है कि उनका रास्ता मुझे अगर अभी वो तक चले हमार जाते होता हैं तो नज़र नहीं आ जस्टिस रहा। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। अब हो सकता है, अब इसमें एक हल ये भी हो सकता है, कल वो उनको वो कहें। अब इसमें एक गिमिक ये है, क्वेश्चन ये है, प्ले इसमें ये है, अगर तो बड़ा घर समझता बड़ा है, घर कौन? फौजी? फौजी, हाँ, GHQ वाले, अगर वो कहते हैं जनाब कि मंसूर अली शाह पे काटा इसलिए है कि इसने तो रिजर्व सीटें दे दी हैं, आगे जाके पता नहीं ये क्या करेगा, फिर तो वो आईनी अदालत में भी नहीं जाएंगे। आइडियली हाल तो यही है कि काजी फायद ईसा घर जाएँ, उसके बाद जनाब मंसूर अली शाह आएँ, आईनी तरमीम का पैकेज आए, अगर आईनी कोर्ट बनती है उनको ऑफ़र कर दी जाए, अगर वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाएँ, यहाँ रहते हैं तो वहाँ पे कोई और लग जाए, अच्छा, और सिस्टम चले। एक बात मुझे बताएं, ये जो पीपल्स पार्टी और JUI की बात की आपने, हाँ जी, क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर पिच करने की कोशिश कर रही है? और बिलावल सुनने भुट्टो में तो यही जरदारी आ रही है कि अब नो कॉन्फिडेंस हो चुका हुआ है नून लीग की गवर्नमेंट पे, चूँकि वो आईनी तरमीम करने में नाकाम हो गए हैं। तो फिर क्या होगा? अब को नो कॉन्फिडेंस होगी, और बिलावल भुट्टो अगर 63 वाला ये केस कुछ हो जाता है, जो जिस पे ये सारा जस्टिस मुनीब का ख़त आया है, तो फिर उसमें ये आगे चल के होगा कि वो आप किसी का भी वोट ले सकते हैं, पीपल्स पार्टी PTI के वोट ले सकती है, वो अपने, और उनका वोट काउंट होगा, तो उससे एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता खुलेगा, उससे आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ठीक, मकसद वही है बुनियादी। आखिरी बात कर लें, फिर मेरे किसी और प्रोग्राम में हम बात करते हैं IMF वाली और वो वाली, क्योंकि ये मसला ज़रा तवील हो गया, आईनी तरमीम वाली भी, कि ये रास्ता PTI का रोकना है। उसमें नून लीग नाकाम हो गई है फ़िलहाल, और नून लीग का जो बड़ा मोहरा था काजी फायद ईसा अलेजिडली, वो नाकाम अभी तक नज़र आ रहा है। तो अब एक नई कोशिश हो रही है कि नए तरीके से कुछ किया जाए, उसमें फिर उनको जो पार्टीज़ वो लाएंगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये एक खिचड़ी सी पकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम वाज़े है, और उसको बहुत ज़्यादा सियासी अंदाज में प्ले किया जाएगा, जिस तरह प्ले किया जा रहा है दोनों तरफ से। ज़्यादा एज हुकूमत को होगा कि वो कहेगी कि जनाब ये तो वो प्रो PTI जजेज़ हैं, इस अच्छा, तरीके से मैं आप उनको, अगर कल को आपको काजी फीस से जाते भी हैं तो आपको एक पूरा एक एनवायरनमेंट अवेलेबल हो चुका हुआ है कि आप उसको लेबल कर सकें कल को कि जनाब ये जुडिशरी प्रो PTI है। मैं अगर इसको सम अप करूं तो सम अप ये है कि जो चेस की गेम है, बोर्ड है, इसमें बोर्ड जो है उसमें मुख्तलिफ मोहरे जो हैं वो अपने अपने उसमें हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अंग्रेज़ी का एक वर्ड है ट्रोजन हार्स। तो ट्रोजन हार्स जो है वो आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो भी हो सकता है, या कोई पीपल्स पार्टी की सफ़ों से कोई और भी निकल के सामने आ सकता है? वो घोड़ा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा तो अभी तो फ्रस्ट्रेशन बिलावल भुट्टो में ही नज़र आ रही है। ठीक है, और उनके वालिद मोहतरम में भी यकीनी तौर पे ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा वज़ीर-ए-आज़म बने, अभी चाहे चंद साल अभी इस तरीके से ही 5 साल डेट के लिए, लेकिन एक ठप्पा। लेकिन इस्लामाबाद में ये गॉसिप्स शुरू हो चुकी हाँ हैं। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे जल्दी से कर लेने दें, प्रोग्राम लंबा हुआ है, लेकिन एक प्रोग्राम बात करनी है। FBR का आपको पता है कि 2 इश्यूज़ हैं, एक रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है आज, हाँ जी, और दूसरा जो है वो FBR का क्वार्टर का टारगेट है। अच्छा, क्वार्टर का टारगेट
अभी आपको पता है कि रिलीज नहीं हुआ, शॉर्टफॉल ना बताइएगा यार। शॉर्टफॉल है, यार, वो शॉर्टफॉल कह है रहे ना, थे मैं हम क्या कर करूं? लेंगे, वो कह रहे थे हम कर लेंगे, आप फिर शॉर्टफॉल सर बना मैं के बता ले रहा हूँ आए। क्वार्टर का जो टारगेट है वो 2652 अरब रुपए है। ठीक है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ 100 से 140 अरब रुपए के दरमियान शॉर्टफॉल होगा, तकरीबन 150 अरब का शॉर्टफॉल। तकरीबन 130 140 के बस दरमियान। मिनी बजट आवे ही आवे भाई। 60 अरब से ज़्यादा था तो हमने कहा था कि हम IMF से कमिटमेंट थी कि अगर 60 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हुआ तो हम पहले क्वार्टर के अंदर तो हम मिनी बजट लेकर आएंगे। लेकिन अब कैच इसके अंदर ये है कि क्या इन्फोर्समेंट मेयर्स उस बजट में हिस्सा होंगे या कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये देखना बाकी है। अभी इसके बारे में नहीं कह लेकिन रहा। और शॉर्टफॉल है, ये मुझे दुख हुआ है, राशिद लंगड़ियाल साहब ने दावा किया था कि नहीं जी हम तो शॉर्टफॉल क्वार्टर का पूरा कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं आपका खादम, पता नहीं ये शहबाज शरीफ को फिर पता नहीं ऐसे ही उनको खिला के भेज देते हैं। तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो 1098 अरब रुपए का टारगेट है, 1098। 1040 अरब रुपए से ज़्यादा FBR इकट्ठा कर चुका था इस महीने का, ठीक है। तो अभी शाम रात को आपको पता है 10 बजे तक ऑफिस, कुछ सिलेक्टेड ऑफिस खुले हुए हैं। कुछ ना कुछ इस महीने के अंदर भी शॉर्टफॉल होगा। पिछला शॉर्टफॉल जो अगस्त का है वो कोई 98 96 मेरा ख्याल है 94 उन अरब गैप्स रुपए को का है। आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि मजीद आप आवाम बेचारे और उनकी अच्छा, तो दूसरी बात मुझे कर लेने दें, शॉर्टफॉल तो है ही। पिछले साल के मुकाबले में FBR के जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी तादाद भी कम है। अगर ये कम है? डेट नहीं बढ़ती, हाँ पिछले साल 5.2 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। अच्छा। अभी तक जब तक मैं आपके पास आया हूँ तो तकरीबन 4 मिलियन के लगभग 3.6 से ऊपर जा चुका था जो रिटर्न फाइलर्स लेकिन ये हैं। कल तो उन्होंने फरमाया कि हमारे तो बड़े बढ़ गए हैं। नहीं, पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गए हैं ना। बढ़ गए हैं तो पिछले फाइल साल के जमा मुकाबले करवा- में तो 100% बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं बढ़ गए हैं। लेकिन लेकिन अगर जमा कम हो रहे हैं। वो नहीं, ये बात नहीं है। पिछले साल दिसंबर तक रिटर्न फाइलिंग और पूरा साल होती रही तो टोटल आई 5.2। अगर आपके इस साल 4 मिलियन आते हैं तो 1.2 मिलियन कम हो गए। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं फाइलर बढ़े हैं भाई। नहीं, आप समझे नहीं है ना। आपको ज़रा बात को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें, एक आधा मिनट दे दें। पिछले साल के इसी पीरियड के 30 सितंबर तक जो था उस तक बढ़े हैं, उससे जो पूरे साल का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें अभी तक कम है। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से, चूँकि 1 बिलियन से ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले में कम है, तो शायद, और सिस्टम भी बैठ गया है FBR का। आपको पता है आज सिस्टम जो है ना पिछले 1-1.5 दिन से बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, वो रेस्ट लोगों कर रहा का रिटर्न फाइल करने में उन्हें बड़ी मुश्किल हो है, रही रेस्ट है। कर रहा है सिस्टम। फैसला अभी तक नहीं हुआ जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन तवक्को ये है कि कर शायद देंगे। हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। जाहिर है जितना करेंगे तो उन्हीं का फायदा है ना। ठीक है, तो तो ये सिस्टम- सारी सूरत हाल है जिस पे हमने आपसे बातें की हैं। लेकिन ये तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर आपने कमेंट्स देने हैं। हाँ जी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।